गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोग क्या स्टडी कर चुके थे, जो भी मेटल्स हैं उनकी स्टडी एसिड के साथ कर रहे थे। तो क्या फॉर्म हो रहा था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन सी एसिड की बात की थी। ठीक है, तो जब भी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनके साथ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं करनी है। मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको हाइड्रोजन गैस जो होती है वो नहीं मिलती है। ठीक है, क्यों नहीं मिलती है, आज हम लोग इस लेक्चर में यही चीज को देखेंगे। ठीक है, अगर मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होती है तो क्या चीज इन्वॉल्व होती है, क्या चीज फॉर्म होती है। ठीक है, अभी तक तो आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था अभी, एक दो रिएक्शन पीछे की देख लेते हैं कि मेटल की रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है, जैसे मान लीजिए मेटल की रिएक्शन हमने ले लिया जिंक की रिएक्शन हुई है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो क्या फॉर्म हुआ था, जिंक सल्फेट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, इस तरीके से हुआ था। ऐसे ही अगर हम मेटल की बात कर लेते हैं तो जिंक की रिएक्शन जब HCl के साथ होगी, डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बैलेंस करना है तो यहाँ पर ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए। हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बैलेंस करना नहीं बताया था, बैलेंस आप फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, तो वहां से आपको आता है कि बैलेंस कैसे की जाती है रिएक्शन को, तो वहां से आपको वो चीज करनी है। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों बातें हो गई थी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन होती है या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आज हम लोग इसकी आगे स्टडी करेंगे कि जब मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होती है तो क्या फॉर्म होता है। नॉर्मल सी बात है, ये मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ कि जब मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होती है तो वाटर फॉर्म होता है। हम लोग उसको आज रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि कैसे क्या है। तो यहां से देखिए, metals react with नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देन फॉर्म वाटर। क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसको जो है हम लोग रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। जब भी आयरन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होगी तो क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या फॉर्म होगा, एक तो वाटर इन्वॉल्व होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या फॉर्म होगा अभी देखिए, यहाँ पर 23 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन एंड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के लेने पड़ेंगे, तब इक्वेशन को हम पूरा सही मैनर में लिख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या फॉर्म हुआ, ये FeNO3 का होल ट्वाइस। अभी मैंने आपके सामने जो रिएक्शन लिखी है वो बैलेंस रिएक्शन लिखी है। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि जब आयरन की रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ होती है तो क्या बनता है, फेरस नाइट्रेट वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये फॉर्म होता है। ठीक है, अब
यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स देखने हैं, अब बैलेंस देखना है, तो आप उसको एक बार से देख लीजिए। यहाँ पर हमने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन लिया, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड लिया, फिर क्या फॉर्म हुआ, फेरस नाइट्रेट, उसके बाद वाटर नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन है, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन है, ठीक है। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 4 और 2, ये कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर नाइट्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने, 8 हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर नाइट्रोजन ये 3 और ये 2, 3 2 या 6 एंड 2 दिस ईयर, तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 24 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, यानी कि ये इक्वेशन हमारी कैसी हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आयरन की रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ होती है तो क्या बनता है, मेटल नाइट्रेट बनता है, वाटर फॉर्म होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली एक रिएक्शन हम अगर और देखें कि जिंक को ले लेते हैं, जिंक इज अ मेटल, जिंक रिएक्ट विद HNO3, ठीक है। तो सिमिलर बिल्कुल सेम यही रिएक्शन होगी, थ्राइस मॉलिक्यूल ऑफ जिंक एंड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड वी हैव टू टेक। Now formation same here, तो 3 molecules of zinc nitrate formed and 4 H2O and twice N. This is the balance equation। यहाँ पर हमने जो लिखी है वो बैलेंस इक्वेशन लिखी है, इससे पहले जो भी इक्वेशन मैंने लिखी थी वो बैलेंस्ड नहीं थी, ठीक है। तो वो आपको बैलेंस करनी है। अब जो भी इक्वेशन की हम बात करेंगे वो बैलेंस इक्वेशन हम आपको नोट कराएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब भी आयरन की रिएक्शन या मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कराती है तो क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि वाटर फॉर्म होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ऐसा क्या है भाई, या इसको अपने माइंड में पॉइंट डाल के लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखिएगा। क्या पॉइंट डाल के लिखेंगे, मेटल जब भी रिएक्ट होगा किससे, डाइल्यूट HNO3 से, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज तो होती है, लेकिन यहाँ ये क्या है, एक मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को देता है, ठीक है। तो मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो यहाँ से ये ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ना बनके क्या फॉर्म हो जाता है, वाटर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो हमको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कोई ऐसा मेटल है, ठीक है, जिससे रिएक्शन कराने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन रिलीज करे या हाइड्रोजन बनाए। तो हाँ, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है, जब भी नाइट्रिक ऑक्साइड, जब भी मैग्नीशियम और मैग्नीज दो मेटल ऐसे हैं, अगर इनकी रिएक्शन वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाती है तो ये क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या कोई ऐसी रिएक्शन है जहां पर मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। हाँ है, दो एक्सेप्शन केस भी यहाँ पर आपको केमिस्ट्री में, ये अच्छी बात है या अच्छी बात है या खराब बात है, ये आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई लॉ बताया जाता है तो उसमें एक्सेप्शनल केस बहुत सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाए आपसे, कैन बी ऑब्टेन
कैन बी ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस व्हेन मेटल react with नाइट्रिक एसिड। तो कैन बी ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो आंसर होगा, अगर जो रूल पहले बता दिया है तो आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा कोई रूल नहीं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है। क्या एक्सेप्शनल केस है देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है? व्हेन मैग्नीशियम, सिंबल में लिख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज बोथ आर reacted, both are reacted with very dilute। यहाँ पर very लिखा होना बहुत जरूरी है। very dilute HNO3 then form हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी मैग्नीशियम और मैग्नीज की रिएक्शन वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वरना क्या फॉर्म होगा? वाटर फॉर्म होगा। और मैग्नीज और मैग्नीशियम के केस में क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि वेरी डाइल्यूट होनी चाहिए। कौन सी गैस? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं। रिएक्शन अगर हम लोग लिखना चाहें तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम रिएक्ट विद HNO3। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। और क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पर ट्वाइस मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी कि MgNO3 का होल ट्वाइस लिख दिया है। तो क्यों लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है और NO3 की वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। ठीक है, तो इस वजह से बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ट्वाइस NO3 का होल ट्वाइस लिख दिया गया है। सेम ऐसे ही रिएक्शन किसके साथ होगी? मैग्नीज के साथ होगी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और दिया हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल दिया है। अच्छा, कॉपर वायर आपने देखा होगा कि यूज हम लोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कॉपर वायर है ये क्या है? कॉपर वायर है और इसकी रिएक्शन अगर FeSO4 फेरस सल्फेट के साथ कराई जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? कॉपर वायर हो गया और इसका जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन कलर होता है। तो क्या रिएक्शन होगी? या फिर हम लोग बात करते हैं कि आयरन नेल जो होती है, आयरन की क्या है? ये नेल है और इसकी रिएक्शन हमने क्या किससे कराई है? कॉपर सल्फेट से कराई है और इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत अच्छे से आप इसको करेंगे। आई रिपीट, कॉपर वायर है, उसकी रिएक्शन लाइट ग्रीन फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन से कराई गई है। आयरन नेल है, उसकी रिएक्शन ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसके साथ कराई गई है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन होगी या कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? अब यहाँ पर बात आती है कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं। अब कॉपर की रिएक्शन जब आयरन के साथ या आयरन सल्फेट के साथ होगी तो क्या होगी कि नहीं होगी, ये पता हम करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज आप जानते हैं क्या होती है? पोटेशियम सोडियम
उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, इसमें देखिए हम लोग जो है पोटेशियम, सोडियम, इसमें हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट है आपका। तो यहां से केदार के लिए के, नाथ के लिए Na, का के लिए Ca, माली के लिए क्या लिखेंगे Mg, आलू के लिए Al, जरा के लिए Zn, फीका के लिए आयरन, पकाता के लिए Pb, है के लिए H हाइड्रोजन, कोट के लिए Cu कॉपर, है के लिए Hg, A के लिए सिल्वर, A के लिए Au, और फिर क्या हो जाए प्लेटिनम। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। यहां से ही हम ये देख सकते हैं कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जैसे कि अभी हमने आयरन वायर की बात की है, सॉरी कॉपर वायर की बात की है, रिएक्शन विद कॉपर फेरस सल्फेट के साथ। अब यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। तो हमने ये जब सीरीज लिखी तो उसमें देखा कि जो कॉपर आ रहा है उसकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आयरन कहाँ आ रहा है, आयरन यहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, आयरन है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, कॉपर है। तो यहाँ पर देखिए कि कॉपर रिएक्ट विद फेरस सल्फेट, तो ये क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो क्या होगा, जब रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, नो रिएक्शन का आएगा। क्यों नो रिएक्शन का आया, क्योंकि ये कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या रिजल्ट क्या आएगा, नो रिएक्शन। यहीं पर अगर हम इसकी बात करें कि जो आयरन नेल है और उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, कॉपर सल्फेट से कराई, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए पहले तो हम ये देखेंगे कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है इन कंपैरिजन टू कॉपर से, तो यानी रिएक्शन होगी। पहले तो ये हमने हमारे दिमाग में बात आ गई कि रिएक्शन होगी, क्यों होगी कि आयरन मोर रिएक्टिव है। तो रिएक्शन हमने लिखी कि आयरन सल्फेट बन गया ये, और क्या, कॉपर अलग हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब इस तरीके की रिएक्शन हम कराएंगे, नेल को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। फिर हम क्या देखेंगे कि नेल पर, जो आयरन नेल है उस पर ब्राउन कलर का डिपॉजिट होने लगा। क्या डिपॉजिट होने लगा है, ब्राउन कलर का डिपॉजिट होने लगा है, जिससे ये प्रूफ हो गया कि रिएक्शन इज हैपेंड, रिएक्शन हुई है। अब केमिकल रिएक्शन की पहचान तभी करते हैं, कलर चेंज हो या कोई प्रेसिपिटेट बनाए या फिर कोई अलग एक्टिविटी हो। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता चुका हूँ, 5 पॉइंट मैंने आपको इसमें बताए थे, ठीक है। तो ये हमको इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है, कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद होनी चाहिए। उसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो फिर कैसे होगी, ठीक है। इसके एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। अभी ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और भी रिएक्शन हम कर लेते हैं अभी। जैसे मान लीजिए अब ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, तो इसी से हम, सॉरी ये टेबल जो है आपके सामने लिखी हुई है, तो इसी के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है, मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट विद कैल्शियम, तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, हाँ रिएक्शन होगी, क्योंकि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव है। कैल्शियम क्या है, मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम, ठीक है। तो क्या होगा,
क्या बनेगा, CaCl2 और मैग्नीशियम अलग हो जाएगा। अगर यहीं पर लिखा होता कि CaCl2 रिएक्ट विद मैग्नीशियम तो रिएक्शन होती, नहीं होती, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम और Ca मतलब कैल्शियम दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कैल्शियम क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा। इस वजह से मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। रीजन समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर हम एक रिएक्शन और लिखें कि NaCl रिएक्ट विद पोटेशियम लिख दें या कुछ भी लिख दें। पहली बात तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सोडियम और पोटेशियम की जो रिएक्शन होगी वो हम लोग नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करेंगे, ये कैच फायर आग लगा देते हैं। इस वजह से इन दोनों की रिएक्शन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, होती हैं लेकिन बहुत ही लैब में नहीं करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इस चैप्टर में हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है मेटलर्जी, उसको करेंगे। उसके करने के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चढ़ेंगे। अब ये चैप्टर खत्म होने के बाद या अभी मंडे से या ट्यूसडे से मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगा फर्स्ट चैप्टर से लेके थर्ड चैप्टर तक। क्वेश्चंस कुछ दूंगा फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के या थर्ड चैप्टर के, लेकिन मैं स्टार्टिंग करूंगा थर्ड चैप्टर से। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से करेंगे और उसको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।